नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल हाई लेवल संवाद को संबोधित किया। यह संवाद मरुस्थलीकरण, भूमि आरक्षण और सूखे पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मानव गतिविधियों से भूमि का हुए नुकसान को फिर से ठीक करने की सामूहिक जिम्मेदारी भी मानव समाज की ही है और यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ धरती दें। पीएम मोदी ने कहा कि लैंड डिग्रेडेशन से विश्व के 2/3 हिस्से पर असर पड़ा है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सेफ्टी और क्वालिटी लाइफ के आधार पर बुरा असर डालेगा। इसलिए हमें धरती और इसके स्रोत के अत्यधिक दोहन को कम करना होगा। Land is the fundamental building block for supporting all lives and livelihoods. And all of us understand that the web of life functions as an interconnected system. Sadly, land degradation affects over 2/3 of the world today. If left unchecked, it will erode the very foundations of our societies, economies, food security, health, safety. इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता बरकरार रखने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए काम करेगी। सरकार में बेनेट ने नजदीकी सहयोग और विदेशी मंत्री याइर लैपेड ने भी भारत के साथ बेहतर संबंधों पर जोर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनेट को प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के संबंध सहयोग की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बधाई संदेश के जवाब में उनको इजरायली समकक्ष लैपेड ने नए रणनीतिक संबंधों की बात कही और जयशंकर के निकट भविष्य में इजरायल की यात्रा का न्योता दिया। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को अब 15 जून से 22 जून तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह कोरोना गाइडलाइन की सख्ती जारी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों को बिना कोविड जांच रिपोर्ट के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य में 15 जून तक कोविड प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। 15 जून को सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जनरल स्टोर खुलेंगे। इसके अलावा 3 दिन शराब की दुकानें खुलेंगी। शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को खुलेंगी। आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी एसओपी तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देगी। जो हमारे राजस्व कोर्ट है, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुरानी और नए केसेस मिला के 20 को सभी राजस्व को न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई के दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने को लेकर उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया, क्योंकि इस समय स्थिति
आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड में जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी और जिससे मैं समझता हूँ कोविड की जंग को जीतने में हमें आप सबके सहयोग से जो है सरकार को जीत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर और ग्रामीण बाजारों के लिए पुनः जिलाधिकारियों का अधिकृत किया गया। जिलाधिकारी अपने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक की और इस दौरान 8 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। करीब 18 महीने बाद लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। लोक भवन में 18 महीने के बाद हुई कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्ताव रखे गए, जिनके ऊपर मुहर लगी। सरकार के फैसलों में आज भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा बस स्टेशन बनाने का फैसला भी लिया गया। इस बस स्टेशन की लागत लगभग 400 करोड़ होगी, जो पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रियों को ब्लॉक प्रवास करने के लिए कहा गया है और आपको बता दें कि बैठक में 21 जून को विशेष कार्यक्रम करने पर फैसला किया गया है। सुविधाएं हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और उसके अंदर संस्कृति विभाग की जमीन है जो कि लगभग 9 एकड़ है, वो भूमि परिवहन विभाग को दिया जा रहा है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा और इसका या तो पीपीपी मॉडल पे बनेगा, ना तो ये जो बस स्टेशन है वो शासकीय धनराशि से के माध्यम से बनाया जाएगा। अनुमान है कि ये 400 करोड़ से राज्य के निर्माण निगम है, प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन है इत्यादि जो हैं, उन लोगों को इंतजार भी करना पड़ता था कि भाई इनके पास ज्यादा काम है, तो जब तक कि ये डिलेज हो जाते थे। तो विशेष रूप से काफी कार्य जो पर्यटन के विकास कार्य हैं उस पर बाधा आ रही थी और विशेष रूप से ये शहर जो है वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और आगरा, ये पर्यटकों के लिए ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जनपद है। तो इसके अंदर प्राधिकरण को भी जोड़ा जा रहा है। नियम जो है उसके अंदर प्राधिकरण को भी जोड़ा जाएगा कि आप प्रभारी हैं किसी न किसी जनपद के, तो उसके अंदर जितने भी ब्लॉक आते हैं उसके अंदर प्रभारी मंत्री का प्रवास हो, अधिक से अधिक हो जून और जुलाई के अंदर। कोशिश ये हो कि सभी ब्लॉकों पर प्रवास हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी जनपदों में कल से हम बच्चों के लिए मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रदेश सरकार की जो तैयारी, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई स्तर पर आगे बढ़ाना, अभिभावक स्पेशल बूथ 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है और कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है, जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ कि कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हर एक स्तर पर सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करना।
अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीच अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस बारे में न्यास और अन्य नेताओं को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राउत ने संवाददाताओं से कहा है कि मंदिर निर्माण का मामला उनकी पार्टी और जनता के लिए आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनसे बात की और उन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं वे स्तब्ध करने वाले हैं। राउत ने कहा, भगवान राम और राम मंदिर की लड़ाई हमारे लिए आस्था का विषय है। कुछ लोगों के लिए यह मामला राजनीतिक हो सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए जो न्यास गठित किया गया है उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये आरोप सही है या गलत। मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं और उन्हें भी इस बारे में बोलना चाहिए। राम मंदिर आस्था का विषय है, लोगों ने आस्था के चलते ही उसके लिए दान दिया। यहां तक कि शिवसेना ने भी न्यास को 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर सियासत गरमाती जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी के सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर आरोप भी लगाए। गोविंद सिंह ने कहा कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर कई बार चंदा हो चुका है, मैंने भी 2 बार चंदा है और चंदा देने वाला चाहे गरीब हो या फिर अमीर, सबको हिसाब मांगने का अधिकार है। डॉक्टर सिंह ने कहा, जहां एक तरफ राम मंदिर निर्माण में चंदे को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं जमीन खरीदी में भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है और इसके साथ ही मंदिर के नाम पर बेईमानी कर रहे लोगों के जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। हिसाब न करना कहीं ना कहीं शंका की सुई उठती है और उन्होंने जो आरोप लगाया है, अभी भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए इकट्ठा हुआ देश से विदेश से, आखिर उसका हिसाब देने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं नीयत खराब है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें। हमसे भी ले गए वो रुपए, 21,000 रुपए मैंने भी दिया इस बार दोबारा। पहले हमारी माता जी से ले गए थे, तो हमने जब चंदा दिया तो अब पूछने का हक हमें है कि स्पष्ट आपको पाई इंटरनेट पर डालना चाहिए किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। 1 रुपए देने वाला भी की नाम आपकी लिस्ट में हो, ताकि लोग साफ सुथरा है। अगर आप नहीं उठा रहे, जैसे जमीन खरीदी है तो जमीन खरीद इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर 2 महीने में इतनी महंगी जमीन कैसे आपने सस्ती खरीदी बेच दी? ये तो स्पष्ट भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता है। जो हमारे उन आप नेताओं ने जिन्हें आरोप लगाया है उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बेईमान जो मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले विपक्ष के पास सबूत होगा, तभी आरोपों की प्रमाणिकता बढ़ेगी। उन्होंने किसानों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तब्दील हो जाए, इसके पहले जरूर कपिल सिब्बल की बातों से इत्तेफाक कांग्रेस के नेतृत्व को रखना चाहिए। जिस तरह से लगातार ग्रासरूट पर वर्कर्स नाराज हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में संवादहीनता की वजह से नाराजगी है। पूरा का पूरा कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो एक ऐसी परिस्थिति में है जो 1-2 आघात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं दिखता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस और ईमानदारी के साथ संगठन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए अगर कराए जाएंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा। किसानों के मुद्दे अगर सर्वोच्च रहेंगे तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए की सरकार को होगा। मुद्दों पर आधारित जब भी राजनीतिक विमर्श उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा तो फिर समाजवादी पार्टी का वंशवाद, रालोद का वंशवाद, जिस तरह से एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, पूरी तरह से संगठन को जेब में रखने की प्रवृत्ति है, उससे भी जनता थक चुकी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उसका फायदा फिर से एनडीए की सरकार बनाने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री खेल एवं युवा मामले किरण रिजिजू से भेंट की है और इस दौरान उत्तराखंड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर का और स्पोर्ट्स साइंस
सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जबकि गैरसैंण में योगा सेंटर बनाया जाएगा और धरचूला नानक मत्ता उधम सिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का रानीबाग स्थित चित्रशाला घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इंदिरा हृदय के तीनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सभी की आंखें नम थी। इंदिरा हृदय के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बंशीधर भगत सहित कांग्रेस पार्टी के कई अन्य विधायक, हल्द्वानी शहर के हजारों लोग मौजूद रहे। राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, प्रतिपक्ष की नेता, विकास की स्तंभ के साथ साथ अपने लंबे समय की एक सहयोगी को अंतिम विदा करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को विदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ रहें वहाँ से हम लोगों को सबको प्रेरणा देती रहे। हम सबका अपने कामों से, अपने जो अच्छाइयाँ थी उनको स्मरण करके हम सबको आगे बढ़ने की ताकत देती रहे। और मेरा उनका विगत दशकों से रिश्ता रहा भाई बहन का। मैंने उन्हें शुरुआत से एक दीदी के रूप में, बहन के रूप में देखा और उन्हें एक संरक्षक के रूप में उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिला। जितना संस्कृति ज्ञान, संस्कृति परंपराओं की जानकारी जानकार इंदिरा जी थी, बहुत कम देखने को मिलता है। उत्तराखंड के विकास में, जन सरोकारों में उनका हमेशा एक मजबूत हिस्सा रहा है और हमेशा उन्होंने सभी दलों के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनके बहुत ही मधुर संबंध रहे। बहुत खूबी थी उनके अंदर। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव है। हमने एक ऐसा राजनेता खोया जो राजनेता सदैव हर वर्ग के लिए चिंतित रहता था और इस प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित करने का काम किया। मंत्री के रूप में उनके साथ कार्य किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहती थी। मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी न सिर्फ कांग्रेस की नेता थी बल्कि देश की नेता थी और विशेष रूप से उनका जो योगदान उत्तराखंड और यूपी में रहा वो हम सब आज स्मरण करते हैं। हमेशा एक आगे की सोच रखने वाली एक ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने इस प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसी सपने के साथ उन्होंने अपने आप को जीवन दिया। एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, कभी परिवार की चिंता ना करते हुए, हमेशा ये चिंता बनी रहती थी कि इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए सपने को हम साकार कर सकें। दीदी क्या, इंदिरा हृदय जी तो हमारी माता तुल्य थी। हम लोग पहली बार विधायक बन के जब 2002 में गए, तब से लेके मैं आज प्रदेश का एक मंत्री हूँ और आज तक इंदिरा जी ने सदैव हमको सुझाव और सीख दिया। मैं उन क्षणों को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें, परिवार को हिम्मत दें, साहस दें। और साथ ही मैं अवश्य कहूँगा ये पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आदमी के 5 साल में, प्रधानी के कार्यकाल में दोस्त और दुश्मन बदल जाते हैं, बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना को हराने के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन का टीकाकरण जारी है। प्रदेश के जम्मू संभाग के जिला सांबा के कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोगों को 99% से ज्यादा वैक्सीन लग गई है, जो देश भर में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों के लिए एक सीख है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते मावा, चिलियारी, रिगाल, मंगू और वहीं खोरा, चगडुलमा और राजपुरा जैसे 34 सीमावर्ती गांवों में टीकाकरण की प्रक्रिया
99% से ज्यादा पूरी हो चुकी है और आने वाले 100% यहाँ ये हमारे जम्मू कश्मीर की बॉर्डर का आखिरी गांव है, जहां आज वैक्सीनेशन के लिए टीम आई हुई है, जो कि 45 साल से ऊपर वाले जो भी लोग पहले टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनके लिए टीका लगाने के लिए आए हुए हैं। और जो पहले वैक्सीनेशन हुआ था वो मावा कैंप के अंदर हमारे गांव का हुआ था, उसमें तकरीबन 80% लोगों ने रिकवर किया था। 20% लोग किसी वजह से कैंप में नहीं पहुंच पाए थे। ये टीम उनके लिए आई है ताकि वो अपना टीकाकरण करा सकें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ने कोविड की रफ्तार रोक दी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 339 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार 3T फार्मूले यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर काम कर रही थी और इससे पहले 21 मार्च को एक दिन में 500 से कम केस सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में 8,101 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में अब तक 5,36,02,870 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 2,57,441 टेस्ट किए हुए और पॉजिटिविटी दर मात्र 0.2% रही, जबकि रिकवरी दर 98.2% हो गई है। महामारी के बीच अब तक 16,72,968 प्रदेशवासी कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर टीम 9 के साथ चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए हैं। 6,45,345 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,57,75,375 लोगों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 17,20,15,822 है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक 2,29,56,010 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी। आज से प्रदेश में एक नए वर्ग का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, बस के ड्राइवर और कंडक्टर, सब्जी विक्रेता इत्यादि का आज से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक ऐसे ही सेंटर का भ्रमण भी किया और वहां पर सभी लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। टीकाकरण का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और इसकी गति को अब हम और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो वैक्सीन की उपलब्धता है, ऐसी जानकारी है हम लोगों को कि अब इसकी उपलब्धता बढ़ने वाली है, तो इसकी हम गति को और बढ़ाएंगे। जब आपकी बारी आए तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रम में न पड़िए, किसी भ्रामक प्रचार में न पड़िए, किसी दुष्प्रचार में न आइए। जो भी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है वो। एमपी के शिवपुरी के मनियर क्षेत्र में रहने वाले किसान श्रवणलाल धाकड़ के शरीर में मैग्नेट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। उनके शरीर पर अगर कोई भी लोहे की वस्तु लगाई जाती है तो वह चिपक जाती है। वहीं उनके परिजनों या करीबियों के शरीर पर यह मैग्नेटिक लक्षण नहीं है। श्रवणलाल धाकड़ के शरीर पर चुंबकीय सिस्टम कौतूहल का विषय बना हुआ है। श्रवणलाल धाकड़ का कहना है कि उन्होंने 21 अप्रैल को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखने पर श्रवणलाल धाकड़ ने जब स्वयं पर लोहे स्टील की वस्तुओं को चिपकाने की कोशिश की तो सभी वस्तुएं चिपकने लगीं। वहीं श्रवणलाल ने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना है कि किसी के शरीर में मैग्नेटिक लक्षण मिलते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने पहले शुरुआत में टीवी देख रहा था, उस पर एक लाइन आ रही थी कि कईयों लोगों के यहाँ चुंबकीय शरीर में चम्मच, पेचकस, चाबी, पलटे ये चिपकना शुरू हो रहे हैं। ये वैक्सीन से है, किससे है, इसमें आ रहा था। तो इसी बीच में यूट्यूब पर, मोबाइल पर भी आया। राजस्थान के एक सज्जन थे, तो पत्रकार जी महोदय बात कर रहे थे, तो उनने अपने हाथ से उस पर शरीर पर चम्मच लगाना शुरू किया तो चम्मच चिपक गई थी और पलटा चिपक गया, चाबी पाना चिपक गया। तो हमने सोचा कि यार इसको क्या है क्या नहीं है, अपन भी देखें। तो मैंने अपने शरीर पर लगाया तो चम्मच ली, वो चिपक गई थी। उसके बाद ये चाबी पाना लिया, वो चिपक गया था।
तो हमने सोचा जी पता नहीं क्यों, तो फिर हमने शरीर को धोया साबुन से, नहा के बढ़िया, फिर सूखा होके उसके बाद लगाया तो फिर भी चाबी सिक्का सारा शरीर पर चिपक गया था। लेकिन देखा होगा कि चुंबक लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन किसी इंसान में अगर ये लक्षण दिखाई दें तो ये एक अजीबोगरीब घटना कही जा सकती है। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के मनियर में रहने वाले श्रवण कुमार के शरीर में देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रवण कुमार का शरीर स्टील और लोहे से बनी वस्तुओं को अपने शरीर पर चिपका लेता है। जब इसकी पड़ताल करने हम पहुँचे तो हमने देखा कि श्रवण कुमार के शरीर पर बाकायदा स्टील से बने चम्मच और दूसरे सामान जो है चिपकते हमें साफ दिखाई दिए। आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने पिछले माह वैक्सीन का डोज लगवाया था। इसको लेकर उनके मन में ये भ्रांति थी कि कहीं वैक्सीन के डोज लगने के कारण ये लक्षण उनमें दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से इस बात को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि वैक्सीन को लेकर इस तरह के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि श्रवण कुमार के शरीर पर ये जो चीज़ें हैं चम्मच वगैरह ये किस तरीके से चिपक रही हैं, ये एक अपना सोचनीय विषय है। कैमरामैन रिजवान के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से पिटाई की जा रही है और यही नहीं, इस बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी को एक युवक कैंची से काट देता है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो पुराना है और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। जानकारी करने पर पता चला कि कुछ ऑटो चालक ने बुजुर्ग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बुजुर्ग की पिटाई की थी और कैंची से बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी थी। वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति इन युवकों के सामने काफी बेबस है। सोशल मीडिया पर थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ नवयुवकों द्वारा मारपीट व अभद्रता की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में ही थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत है। मुख्य अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तार। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की IT बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर फायर सर्विस की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं दमकल विभाग ने सभी लोगों को इमारत से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि फायर सर्विस को आग लगने की सूचना सोमवार को दोपहर 3:15 बजे के करीब मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और राहत कार्य में जुट गईं। ताज नगरी अयोध्या आगरा में 130 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे के 8 घंटे में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस, NDRF, SDRF और आर्मी को पुराने अनुभव से इस बार काफी मदद मिली। इससे इतने कम समय में ही ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने गहरे गड्ढे से बच्चे को रस्सी के सहारे ही बिना नया गड्ढा बनाए बाहर निकालने में सफलता मिल गई है। हालांकि इस दौरान गड्ढे के समानांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा था और उससे सुरंग बनाकर निकालने की तैयारी भी की जा रही थी। जनता ने में मोड़ा निकाल दम ये बेटा सुबह सिगा जनता ने तनी जीरो सिगा ने अधिकारी सिगा जरे तने में बेटा काट दो से अधिकारी ने में बेटा निकाल दो और सिगा जनता तनी विश्व की जनता है तो सिगा ने काटो सिगा ने की मेहरबानी है बच जा हूं तो सिगा ने की हूं तो समझ रहा हूं तो भैया खुश हूं ये बेटा खड़िया अब तो सज्जू ये बेटा खड़िया बस। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू शहर के सबसे व्यस्ततम राम मंदिर रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस लिमिटेड में लोन लेने के बहाने घुसे 4 युवक पिस्टल की नोक पर 12 मिनट में करीब 15 किलो 400 ग्राम सोना ले उड़े। बदमाश 7,92,000 रुपए नगद भी लूट ले गए और चारों युवक बाइक पर आए थे। लूट ले गए सोने की कीमत करीब 5 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है और लूट की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी नारायण टोगर से एएसपी योगेंद्र फौजदार दल बल सहित मौके पर पहुंचे और जिले भर में नाकाबंदी करवाई। पुलिस की तत्परता से घटना के कुछ घंटों बाद ही 2 बदमाश को हरियाणा से दबोच लिया गया। मणप्पुरम गोल्ड लोन के अंदर 4 व्यक्ति घुसे जिन्होंने वेपन की नोक के ऊपर सबको अपने कब्जे में लेके उनसे ये सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया, शटर को डाउन करके उनको सबको एक कमरे में बंद कर दिया और उनके जो सोने का जो केस था उनकी चाबी लेके उनके सारा जितना भी इनके पास में सोना था और कैश काउंटर में कैश था वो इनके खुद के बैग में से भर के और लेके निकल गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदों के 5वें और वहीं साहिब के भोग के बाद उपस्थिति दिव्य कीर्तन ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੁਤੱਸਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के देहात थाना अंतर्गत घसाराई के पास माधव लेक पर 4 दोस्तों को शराब के नशे में नहाना महंगा पड़ गया। शराब के नशे में नहाते हुए एक युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार 4 दोस्तों ने पहले शराब का सेवन किया, फिर माधव लेक में छलांग लगाकर नहाने लगे। इस बीच फिजिकल छात्र क्षेत्र के रहने वाले शेरू बाथम ने जब तालाब में छलांग लगाई तो वो तालाब के अंदर ही रह गया। जब वह पानी के बाहर नहीं आया तो साथ गए दोस्तों के होश उड़ गए और वो मौके से भाग खड़े हुए। वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद दोस्त की निशानदेही पर गोताखोरों को तालाब में उतारकर मृतक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अन्य 2 फरार दोस्तों की तलाश कर रही है। ये अभी पुलिस को सूचना मिली है कि 3-4 लोग नहा रहे थे और पानी में इन्होंने जंप लगाई तो एक आदमी के सिर में लग गई थी तो वहीं की वहीं पानी में से बाहर नहीं निकला और एक्सपायर हो गया। 2 लोगों जो उसके साथ में थे उनने भी काफ़ी तलाश की लेकिन नहीं मिला। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो हमने अपने गोताखोर इसमें डाले थे तो उसकी डेड बॉडी निकल आई। दिल्ली में आज से फिर सैलून की दुकानें खुली। चाणक्यपुरी में एक सैलून के मालिक का कहना है कि सैलून खुलने से बहुत खुशी हो रही है। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि कमाई नहीं हो रही थी। अब सैलून खुल गया है तो कमाई भी बढ़ेगी। हो रही है जो कुछ खाने पीने की तो इनकम बढ़ जाएगी। अब तो बड़ी परेशानी थी लॉकडाउन में, अब ये है कि खुलेगा तो फिर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये बीमारी खत्म हो जाए, ऊपर वाले से हमारी दुआ है सर, बिल्कुल खत्म हो जाए। कमाई नहीं होगी तो परेशानी तो बढ़ेगी सर। रोहतक के महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से धानक समाज ने हुंकार भर ली है। संत कुबेर जागृत मंच के बैनर तले 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर धानक समाज के लोग एकत्रित हुए और टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। समाज के लोगों ने कहा कि सभी समाज और वर्गों के लोगों को अब किसान आंदोलन में कूदना चाहिए। यह आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। हमने इन बना तानी बास्ती और सदा इन्हीं के ऊपर निर्भर रहे हम, और इन्हीं ने हम भूखे तैसा संभाले। हाँ, सरकार ने नहीं संभाला।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसानों के कार्य समर्थन में और तन मन धन। सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश उत्सव के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर इकट्ठा हुए। मान्यता है कि 400 साल पहले सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहब को अमृतसर में हरमिंदर साहब में स्थापित किया था और इन दिनों उसी अवसर की याद में श्रद्धालु भारत के विभिन्न राज्यों से तो अमृतसर पहुंचे हैं और इसके साथ ही अनेक सिख अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों से भी वहां पहुंचे हैं। पंजाब के सड़कों पर श्रद्धालुओं को रोक रोक कर सिख रिवायत के अनुसार लंगर खिलाया जा रहा है। सड़कों पर रंगीन पगड़ियां पहने पुरुष और सर कपड़े से ढके स्त्रियों को बसों और कारों में या फिर पैदल ही अमृतसर की ओर जाते देखा जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि गुरु अर्जन देव की 400 वर्ष पूर्व शुरू की गई धार्मिक परंपरा आज भी न केवल जीवंत है बल्कि दुनिया के हर कोने में फैल रही है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां दलित समाज के लोगों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब उन्हें लालबाग स्थित घाट पर नहाने से रोक दिया गया। आरोप है कि घाट को देखभाल करने वाले व्यक्ति ने दलित होने की वजह से महिलाओं को घाट के अंदर घुसने नहीं दिया। दलित महिलाओं की मौत के बाद होने वाली तीजे की रस्मों को निभाने के लिए 10वें घाट आई थी और वहां उन्हें जाति सूचक शब्दों का संबोधित करते हुए नहाने से इनकार कर दिया और नगर निगम ने शौचालय में नहाने के लिए बोला गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। वहीं पुलिस ने महिलाओं को शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोगों से पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। वाल्मीकि समाज की महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है, न वाल्मीकि समाज से कोई शिकायत है। अक्सर आती हैं महिलाएं वाल्मीकि समाज की और नहाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे कैमरे चेक कर लीजिए। अगर इसमें वाल्मीकि समाज की औरतें आई हैं तो आप जो मुझे सजा दोगे मैं मंजूर करता हूं। आज जो सुबह 9:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया, हमारे वाल्मीकि समाज की महिलाएं पीजे में नहाना है, जो लालबाग 10 घाट वहाँ जब हमारी महिलाएं अंदर प्रवेश करा तो वहाँ के जो संचालक है छोटा दक्ष, उन्होंने बोले भाई कहाँ आप कौन मिला दो? बस भैया हम वाल्मीकि। बोले यहाँ हम लोग नहाने का बोलेंगे, ये वर्जित है, आप जो आपके लिए शौचालय बनूंगा हम मान हो। बुलंदशहर में राशन की दुकान पर हंगामे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कोटेदार पर कम राशन देने और चावल नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में डीलर और कार्ड धारकों के बीच नोकझोंक हो रही है, जिसमें कार्ड धारकों ने चावल न देने का आरोप लगाया है। दरअसल रविवार को बुलंदशहर में एक के बाद एक 3 वीडियो वायरल हुए, जिसमें कोटेदार पर कार्ड धारकों को कम राशन देने और चावल नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। कम राशन को लेकर कार्ड धारक बिफर गए और उन्होंने कोटेदारों पर हेराफेरी के आरोप लगाए। बता दें कि देश में इस समय राशन माफियाओं को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है और अब बुलंदशहर के सामने आई ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों वीडियो सिकंदराबाद के मुकंदीगढ़ी गांव के हैं। मेरा ब्लड का मिला पर मेरे पेट में दर्द रहता है और मतलब हाथ पैरों में दर्द रहता है। कितने समय से बीमारी से पीड़ित हो आप? मतलब जब से पीली से नहीं चल रहा। कितना समय से बीमार रहते हो आप? कितना समय हो गया? मेरे बेटे को दिल्ली से ही आए, दिल्ली से मैं मेजर, और सर पिछले 1 साल से मैं अपने बेटे को इधर खुर्जा ब्लड लगवा रही हूँ, लेकिन मुझे क्या है सिर्फ ब्लड दे रही हूँ और ब्लड लग रहा है वो, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट मेरे को नहीं मिल रहा है मेरे बेटे के लिए, जिसकी वजह से मेरे बेटे की कंडीशन डाउन होती जा रही है दिन पर दिन। उसको पेट से समस्या, उसकी हाथ पैरों में उसके दर्द रहना, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम चली रही है। अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधा मिले कि जिसको मैं अपने बेटे को लेकर के ट्रीटमेंट उसका बराबर चलता रहे। जो सुविधा मुझे आज से पहले दिल्ली में मिलती थी वो मुझे यहाँ पर मिला है। तो अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के मोगा में एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर मामला सामने आया है जिसमें एक बदमाश एक मजदूर का बैग उठाकर भाग लिया और पता चलने पर पीछा करके इलाके के एक किसान ने बदमाशों को पकड़ लिया और जिसके चलते बदमाशों ने उसकी जान ले ली। फिर जब पुलिस पहुंची तो जांच में जो बात सामने आई उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
पता चला है कि जिस बैग के लिए बदमाशों ने किसान की जान ले ली, उसमें सिर्फ रोटियां वाला एक डिब्बा था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वह मृतक किसान के घर मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बाघापुरना इलाके के गांव राजियाड़ा के खेत में सोमवार सुबह 11 बजे धान लगा रहे प्रवासी मजदूरों में से एक का खेत के किनारे पड़ा बैग बाइक सवार 2 युवक उठाकर फरार हो गए। शोर मचाने पर पास के खेत में काम कर रहा गांव का किसान केवल सिंह अपनी बाइक से लुटेरों के पीछे निकल लिया। आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर तक पीछा करने के उसने बदमाशों को गांव रोड और रजियाड़ा के बीच खेतों के पास घेर लिया। केवल सिंह ने लुटेरों से बैग छीनकर उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। मुंह ढके हुए दोनों लुटेरों ने किसान केवल सिंह के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और लुटेरे फरार हो गए। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਬੈਗ 'ਚ। ਉਹ ਝੋਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਕਾਫੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਚਾਬੀ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ? 2 ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। 2 ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। 2 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 302 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ किस हथियार ਦੇ ਨਾਲ? हरियाणा में लॉकडाउन लगाने के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने कई रियायतों के साथ खासकर दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। हरियाणा सरकार ने दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया है, यानी अब हर रोज सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार की दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे पूर्व की तरह रहेगा। गली मोहल्लों की दुकानें, दूध, फल, सब्जी, किराना और दवा की दुकानें पहले की हिदायतों के अनुसार खोली जा सकती हैं। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है और इससे ज्यादा की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों को इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हुई हैं। उन लोगों को ज़्यादा समस्या पैदा हुई है जिन लोगों के दुकानें किराए पे थी या जिन लोगों के यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा था, क्योंकि सैलरी भी देनी होती है, किराएदार को किराया भी देना होता है दुकान का, कोई आदमी किराया छोड़ता नहीं है, तो वहाँ उन लोगों को ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन ये एहतियात के तौर पे ज़रूरी था लॉकडाउन, क्योंकि अगर लॉकडाउन ना लगता तो ना जाने कितने और परिवारों को अपने अपनों को खोना पड़ता। देखिए, अनलॉक के लिए पहले तो गवर्नमेंट का, हम सरकार का स्वागत करते हैं कि उन्होंने व्यापारियों की बात को माना, क्योंकि पिछले 1 महीने से थोड़ा व्यापारियों की मांग थी या तो ऑड इवन को ख़त्म करा जाए या समय को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। उसको देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को समझा और उनकी मांगों को माना। लेकिन सेफ्टी के तौर पे तो हर नागरिक को अपनी सेफ्टी, अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। यदि अगर हम अभी नहीं संभलते हैं तो ना जाने हम आगे हमारे सामने कितना संकट खड़ा होने वाला है। व्यापार खाली हमें बचा सकता है, हमारे को संभाल सकता है, लेकिन अगर ये कोरोना एक बार हमारे अंदर घुस गया तो ना तो हम बच सकेंगे, ना हम संभल सकेंगे और ना हम परिवार में पता नहीं किस किस को हम अपने को खो देंगे। इसलिए व्यापारियों को समझना चाहिए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तेज मूसलाधार बारिश से आमजन को तेज धूप व गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी है। नगर में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। एक और जल संसाधन, जल निकास की समुचित व्यवस्था भारी मुसीबत बनी है, तो दूसरी ओर पालिका प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों के आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों को लेकर नगरवासियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी दिखाया। पूरा मामला तहसील पलिया का है।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून जल्द दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 1-2 दिन में मानसूनी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में इस बार समय से पहले मानसून आएगा। दिल्ली में मानसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। मानसून के आगमन के साथ ही प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। यूपी के गोंडा में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश का कारण नदियों में जल स्तर बढ़ने लगा है और ऐसे में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही, एडीएम राकेश सिंह ने ऐली परसौली बांध का निरीक्षण किया। बांध के बचाव कार्य की अधिकारियों ने जमीनी हकीकत देखी। इसके साथ ही जिम्मेदारों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और तहसीलदार व एक्ससीएल बाढ़ खंड साथ ही मौजूद रहे। बता दें कि हर साल तरफगंज तहसील में सैकड़ों लोगों को बाढ़ के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मंत्री महेंद्र सिंह ने बांध का निरीक्षण किया था और लापरवाही पर नाराजगी भी जताई थी। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईडी ने पावर बैंक ऐप के नाम पर 290 करोड़ रुपए के बड़े हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने कर्नाटक में पावर बैंक के एपीपी में निवेश करने वाले लोगों में सभी निवारणों के साथ संपर्क करने का आग्रह किया है। सीआईडी कर्नाटक के साइबर क्राइम डिवीजन ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि ठगों ने 4 महीने में इतना बड़ा घोटाला किया है। इसमें लोगों को काफी कम समय में पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता है। पावर बैंक ही नहीं, कई ऐसे ऐप हैं जिसमें ठगी की जा रही है और जिन्हें लेकर लोगों को सजग रहने की जरूरत है। हाल में पावर बैंक ऐप में 360 करोड़ रुपए से ज्यादा के ठगों के मामले सामने आ चुके हैं और एसटीएफ ने 17 कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कराने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि पावर बैंक ऐप के जरिए हुई ठगी में कुल 7 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार देर रात कुछ लोगों ने गोवंश लेकर मध्य प्रदेश जा रहे 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना के संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पीड़ित युवक बेगू गांव से कृषि कार्य के लिए 3 बैल लेकर मध्य प्रदेश में अपने गांव जा रहे थे। 13 से 14 जून की मध्यरात्रि चित्तौड़गढ़ जिले के बिलखड़ा चौराहे पर कुछ लोगों ने उन पर गोवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए लाठियों से हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले बाबू भेलू व पिंटू भेल इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाद में 25 वर्षीय बाबू भेल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में 7-8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। की जून की मध्य रात्रि में जिला चित्तौड़गढ़ में बीलखंडा चौराहे पे कुछ गौवंश 2 व्यक्ति मध्य प्रदेश लेके जा रहे थे। इन 2 व्यक्तियों पे भीड़ ने हमला किया। उनमें से एक व्यक्ति दौरान इलाज अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। इसमें मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक का नाम है बाबू, पिता धन्ना भील, उम्र 25 वर्ष। दूसरा घायल है, उसका नाम है पिंटू, पिता वरसिंह भील। इस संबंध में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 7-8 व्यक्तियों को हिरासत में लेके पूछताछ की है। अभियुक्तों की पूछताछ के दौरान और दूसरे माध्यमों के दौरान यूपी के प्रतापगढ़ जिले में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। एक दिन पहले सुलभ ने हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। सुलभ श्रीवास्तव ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक खबर चलाई थी और उसके बाद से ही उन पर हमले की आशंका थी। उन्होंने 12 जून को ही एडीजी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने चिट्ठी में अपनी जान को खतरा बताया था। हत्या की आशंका जताने के बाद अगले ही दिन 13 जून को सुलभ कोतवाली के कटरा रोड पर ईंट भट्टे के पास अर्धनग्न अवस्था में मिले थे। उनके सिर पर चोट के गहरे निशान थे और एटीएस ने बताया कि घटना तब हुई जब सुलभ असलहा फैक्ट्री पर कार्रवाई की खबर करके लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उनके साथी पत्रकार मनीष ओझा मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के रोहतक में डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने बताया है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर पूर्व में हजारों पेड़ों की कटाई की गई थी, जो सभी नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। छात्र संगठन ने इसकी पुरजोर कोशिश की थी कि कटाई पर रोक लगे, क्योंकि इस कटाई से हजारों पशु पक्षियों को और जानवरों को आशियाना भी उजड़ गया है। अब अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन छात्र संगठन ने मांग की है कि कुलपति एवं यूनिवर्सिटी प्रशासन गहरी नींद से जल्द ही जाग जाए और लाखों फलदार वृक्ष लगाकर एक नए आयाम स्थापित करें। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो ग्रीन बेल्ट के नाम पर जाना जाता है, जिसमें लाखों पेड़ पौधे हैं। एक कुलपति ने तो यहाँ करोड़ों रुपए लगाकर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन वर्तमान कुलपति श्री राजबीर लोहान के कार्यकाल में हजारों पेड़ों की कटाई बगैर किसी नियम के, सभी नियमों को ताक पर रखकर उनकी कटाई करवाई गई, जिससे हजारों पशु पक्षियों जानवरों के आशियानों को छीना गया और एक जो वातावरण को शुद्ध रखते थे, एक बहुत बड़ा यानी कि हम ये कहें कि ग्रीन बेल्ट थी, उसको कटवाया गया, जिसमें कोई ई टेंडर नहीं किया गया। और जो ई टेंडर नहीं, देश में कोरोना महामारी को मात देने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार जगह जगह कैंप भी लगा रही है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी डीएम अरविंद कुमार चौरसिया ने एक आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों अधिकारियों को परिजनों समेत शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीन लगवाने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जून माह का वेतन नहीं देने का आदेश वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिए गए हैं। कोविड-19 में बचाव हेतु सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जनपद लखीमपुर में यह आदेश किया गया है कि उनका जून का वेतन तभी आहरित होगा जब तक कि वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो गया है।
कोविड एक गंभीर रोग है, वैक्सीनेशन ही उसका एकमात्र बचाव है। जो अभी तक जनपद लखीमपुर में कोई भी ऐसा केस नहीं मिला है कि जहां पे मोर्टेलिटी हुई हो दोनों वैक्सीनेशन के पश्चात। हमारा सरकारी कर्मचारी पब्लिक के प्रति एक्सपोज रहते हैं, उनका बचाव भी करना उतना आवश्यक है। इसमें वे लेडीज जो गर्भवती हैं या जो एग्जम्पशंस की श्रेणी में आते हैं उनको छूट दी जाएगी। शेष के लिए यह पूरी तरह से कंपलसरी होगा। अभी 15 दिन का समय है, हमारे पास वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम वर्क प्लेस पे भी वैक्सीन। ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ राज्य पर्व अथवा राजा पर्व उत्साह मनाया जा रहा है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। राजा पर्वा उत्सव मनाने के दौरान ओडिशा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिनों तक खुदाई, बुआई अथवा जुताई जैसे सभी कृषि कार्यों को रोक देते हैं। ये 3 दिन इस प्रकार हैं। राजा संक्रांति आषाढ़ मास के पहले दिन को संक्रांति से पहले का दिन यानी पिल्ली राजा संक्रांति के दिन और उसके बाद के दिन को भोजदाह या बसी राजा का नाम से जाना जाता है। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।